तो फाइनली जॉय बॉय रिवील हो चुका है क्योंकि वन पीस चैप्टर 1122 आ चुका है जो कि इतना अमेजिंग है कि इसे पढ़ते वक्त मुझे गूजबम्स आ गए थे, जिसमें हमें जॉय बॉय तो देखने को मिलने ही वाला है बट साथ में इमित वर्सेस गोरो से भी है। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे इमित की वजह से नात्जिरो मरते मरते बचा है और इसमें ब्लैकबीयर्ड और कोबी भी है। तो शुरू करते हैं चैप्टर के टाइटल से, जिसका नाम है व्हेन द टाइम इज राइट, और ये रिफर करता है इमित के हाकी अटैक को रिलीज करने से, जिससे वो गोरोसे को हरा तो देता है जो कि हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था। बट पॉइंट ये है ना कि इमित ने वो हाकी अभी क्यों यूज की या फिर उसके अंदर वो हाकी कैसे आई, इसकी पूरी स्टोरी हम इस चैप्टर में आगे देखने वाले हैं। बट उससे पहले हम इसके कवर पेज की बात करते हैं जो कि ओडा सेंसे ने एमएचए के ऑथर कोहे होरिकोशी को डेडिकेट किया है। बट क्या आपको पता है ओडा सेंसे ने इस कवर में स्मोकर को ही क्यों ड्रॉ किया है? क्योंकि देखो हम सब जानते हैं कि स्मोकर वन पीस में इतना मेन कैरेक्टर तो है नहीं, बट स्टिल ओडा सेंसे ने उसे इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि आज से लगभग 22 साल पहले मतलब 2002 में जब एमएचए के ऑथर 15 साल के थे ना, तब उन्होंने यही स्मोकर की ड्राइंग सबमिट की थी। तो इसलिए ओडा सेंसे ने यही सेम ड्राइंग निकाल के उन्हें डेडिकेट की है। एनीवेज तो चैप्टर स्टार्ट होता है लोगों के रिएक्शन से, जहां हम लोगों के काफी मिक्स रिएक्शंस देख सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल सिटीजन्स तो डर रहे हैं कि कहीं उनकी भी कंट्री ना डूब जाए, बट वही पायरेट्स इस बात से खुश है क्योंकि उन्हें इसमें दुनिया पर कब्जा करने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। पर मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि अगर दुनिया ही नहीं बचेगी तो ये लोग कब्जा किस पे करेंगे। फिर हम मरीन हॉस्पिटल का सीन देख सकते हैं जहां हमने लास्ट टाइम स्वॉर्ड मेंबर्स को रिकवर होते देखा था, और इस बार भी हम कोबी को देख सकते हैं जो बेड पर बैठा है और बैंडेजेस में लिपटा है। और कोबी उस टाइम के बारे में सोच रहा है जब लूफी ने उससे पायरेट किंग बनने के बारे में बताया था, और कोबी ने लूफी से पूछा था तुम जानते भी हो कि पायरेट किंग बनना क्या होता है। पर प्रेजेंट में कोबी डिसाइड कर लेता है कि वो लूफी को पायरेट किंग बनने से रोकेगा, और वो कहता भी है कि लूफी सान मैं तुम्हारे सपने को सच नहीं होने दे सकता। और मुझे कोबी का ये डिसीजन यहाँ पर गलत लग रहा है कॉज वेगापंक ने कहा था कि इस दुनिया का फ्यूचर वन पीस को ढूंढने वाला डिसाइड करेगा, और कोबी जानता है कि लूफी कितना प्योर हार्टेड पर्सन है और उसने कोबी के लिए क्या किया है, बट फिर भी उसे लूफी पर भरोसा नहीं। एनीवेज फिर हम कराईबारी आइलैंड का सीन देख सकते हैं जहाँ बग्गी सामा अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं। बग्गी सामा कहते हैं कि क्या ये दुनिया मेरी होगी? नहीं नहीं, ऐसा बोलो कि ये दुनिया हमारी होगी। और ये सुन के सारे ही क्रॉस गिल्ड के सबऑर्डिनेट्स बग्गी सामा के लिए चीयर करने लगते हैं, बट क्रोकोडाइल गुस्सा होकर बग्गी को नीचे बैठने के लिए कहता है। फिर हम कटरीना डिवॉन और वैन ऑगर को देख सकते हैं जो बिहेव की तरफ जा रहे हैं, बट कटरीना ब्लैकबीयर्ड को कॉल करती है और करीबू के बारे में बताती है कि करीबू के पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बट वो ये कह रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन वो सिर्फ आपको मिलके ही बताएगा, बट अगर आप चाहो ना तो मैं उसे अभी खत्म कर सकती हूँ। बट टीच कहता है उसे मेरे पास ले आओ, मैं सुनना चाहता हूँ कि वो क्या बताना चाहता है, और अगर मुझे इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं लगी तो मैं उसे मार दूंगा। जिससे ब्लैकबीयर्ड को तो दो एंशिएंट वेपन की लोकेशन के बारे में पता चल ही जाएगा, बट आई डोंट थिंक ब्लैकबीयर्ड अपना प्लान चेंज करके पहले एंशिएंट वेपन्स के पीछे जाएगा अनलेस लास्ट पोनीग्लिप के लिए उन्हें किसी एंशिएंट वेपन की जरूरत हो। देन मुझे करीबू के लिए थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि वो जिसके भी साथ रहता है ना उसे मारने का ट्राई करता है, तो ऐसे अगर वो ब्लैकबीयर्ड को मारने का सोचेगा भी ना तो ब्लैकबीयर्ड उसे खत्म कर देगा। फिर हम एगहेड का सीन देख सकते हैं जहाँ पर वेगापंक का मैसेज फिर से कंटिन्यू होता है। भाई यार इसको कोई चुप कराओ, कितनी बार मैसेज कंटिन्यू डिसकंटिन्यू कर रहा है। एनीवेज तो वेगापंक कहता है कि यही सच है, और जैसे वो कहता है जॉय बॉय तो वॉरक्यूरी इमित पर अटैक करता है और फाइनली ट्रांसमिशन डेंडेन मुशी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि फाइनली वेगापंक का मैसेज खत्म हो चुका है। और गाइस क्या आपको याद है कि लास्ट चैप्टर में हमने जोरो को गुस्से में देखा था, तो वो इस नात्जिरो की वजह से था कॉज नात्जिरो अभी भी सनी का पीछा कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि नात्जिरो को अपनी जिंदगी से प्यार है। भाई ये क्यों बार बार अपनी मौत के पीछे आ रहा है? जैसे लास्ट चैप्टर में सैटन आया था तो बोनी और लूफी ने अपने कॉम्बो अटैक से उसे काफी डैमेज कर दिया था, इसलिए अब इस चैप्टर में वो शोर पर हील हो रहा है। बट हम इस चैप्टर में बोनी को नहीं देख सकते, बट हम एक बहुत ही अमेजिंग डबल पेज देख सकते हैं जिसमें जुपिटर, नात्जिरो और वॉरक्यूरी को दिखा है जो एल्बाब शिप और 1000 सनी के पीछे पड़े हैं। और मैं सही में कह रहा हूँ कि इस मोमेंट पे जोरो इसको काट ही देता, बट तभी इमित अपने वेस्ट के पास से कुछ निकालता है जो हम क्लियरली तो नहीं देख सकते। फिर इमित कहता है आई एम सॉरी जॉय बॉय, मुझे पता है कि तुम मर चुके हो पर वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, इसलिए उसे देखकर मुझे उस दिन की याद आती है। और इमित ये भी कहता है कि आई एम सॉरी जॉय बॉय, मैं तुम्हें किंग नहीं बना पाया। फिर इमित लूफी से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और लूफी भी जवाब देता है आई एम मंकी डी लूफी, द मैन हु विल बिकम द पायरेट किंग। जो सुन के इमित लूफी के नाम में डी नोटिस करता है, और इमित उस वेस्ट की चीज को खींचता है जिससे उसकी बॉडी के अंदर एक रस्सी होती है ना उसकी गांठ खुल जाती है, और इमित की बॉडी से अचानक से जायंट ब्लैक लाइटनिंग निकलने लगती है जिससे बहुत से मरीन्स बेहोश होने लगते हैं। और लूफी भी इस लाइटनिंग को देखकर शॉक होता है और पूछता है कि यह कॉन्करर हाकी है, बट इमित कहता
कहता है, हे लूफी थैंक यू मुझे फिर से एक बार नॉस्टैल्जिक रिदम सुनाने के लिए, ये मुझे उन दिनों की याद दिलाती है। फिर हम एक बहुत ही एपिक डबल पेज में देख सकते हैं कि इमित की बॉडी से एक सुपर मैसिव कॉन्करर हाकी अटैक निकल रहा है जो पूरे एगहेड को अफेक्ट कर रहा है, और हम एक ह्यूज ब्लैक लाइटनिंग को तो देख ही सकते हैं बट साथ में पूरा समंदर भी हिल रहा है। फिर इमित कहता है, प्लीज मरना मत, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हम वाइस एडमिरल्स को भी देख सकते हैं जो कि बेरली उस कॉन्करर हाकी को रेजिस्ट कर रहे हैं और उन्हें 1% भी आइडिया नहीं कि इतनी स्ट्रॉन्ग हाकी किसकी है। देन ये अटैक सारे गोरोसे को उड़ा देता है और उन्हें अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसके बाद जुपिटर, वॉरक्यूरी और नाज़ुरो सीधे मारिजॉज में आते हैं और हम देख सकते हैं कि उनकी हालत काफी खराब है। और हम मारिजॉज में मार्स को भी देख सकते हैं जो शायद लूफी के अटैक से यहाँ आया होगा, कॉज टीम रॉकेट बनने के बाद वो दिखा ही नहीं था। बट सैटर्न अभी भी एगहेड पे ही है कॉज वो टेलीपोर्ट होके नहीं आया था। फिर हम मारिजॉज में फ्लावर रूम का सीन देख सकते हैं जहाँ ईमो अपने घुटनों पर बैठकर चिल्ला रहा है, और हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि वो जॉय बॉय के बारे में सोच रहा है। फिर 1000 सनी फाइनली समंदर में लैंड होती है और हम उसे एल्बाब शिप के साथ एगहेड से दूर जाते हुए देख सकते हैं, और वो लोग काफी दूर भी आ चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि एगहेड आर्क फाइनली खत्म हो चुका है। बट दोनों ही शिप में सभी लोग एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं कि अचानक से सारे ही मॉन्स्टर्स यानी गोरो से कहाँ चले गए। यहाँ तक कि जायंट्स भी बहुत कंफ्यूज है और वो पूछते हैं कि एक रोबोट हाकी कैसे यूज कर सकता है और उस हाकी से लोग गायब कैसे हो रहे थे। फिर हम एगहेड का सीन देख सकते हैं जहाँ सैटर्न खड़ा है और उसके सामने इमित की बॉडी पड़ी है। फिर हम एक फ्लैशबैक देख सकते हैं जिसमें इमित और जॉय बॉय है। जॉय बॉय किसी आइलैंड पर एक हिल पर खड़ा है और वो इमित से बात कर रहा है। अब देखो मुझे तो ये आइलैंड वानो जैसा लग रहा है बट शायद मैं गलत हो सकता हूँ और ये एल्बाब हो सकता है या फिर लाफ्टेल या फिर कोई और आइलैंड। और जॉय बॉय का अभी भी सिलेउट ही दिखा रहे हैं बट हमें सिलेउट को देख के ये पता चल रहा है कि उसने स्ट्रॉयट और कोट पहना है जो कि मुझे एग्जैक्ट लूफी के वानो रेड वाले आउटफिट जैसा लग रहा है। और भाई जॉय बॉय भी एग्जैक्ट लूफी जैसा ही दिख रहा है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लूफी, रॉजर और जॉय बॉय एग्जैक्ट सेम ही दिखते हैं। देन अगर हम ठीक से देखें तो जॉय बॉय के हाथ और पैर नकली लग रहे हैं, मतलब वो नहीं पुराने पायरेट्स का होता था कि अगर उनका हाथ या पैर नहीं है ना तो उसकी जगह पर हुक या फिर लकड़ी का पैर लगाते थे, और अगर लकड़ी का पैर और हुक दिखा दिया है ना तो शायद से जॉय बॉय की एक आंख भी नहीं हो और वो उस पर आई पैच लगाता हो। और ओडा सेंसे ने कहा था कि अगर आई पैच वाला पायरेट दिख जाए ना तो समझ लेना वन पीस एंड होने वाला है। तो जिसके बारे में ओडा सेंसे बात कर रहे थे ना तो शायद वो आई पैच वाला पायरेट जॉय बॉय ही हो। देन हम इमित के कपड़े भी देख सकते हैं जिसने एकदम जायंट्स जैसे कपड़े पहने हैं जो एकदम रॉगी के कपड़ों जैसे लगते हैं। फिर जॉय बॉय इमित से कहता है कि याद रखना इमित, सिर्फ तभी जब सही वक्त आएगा। और इमित पूछता है सही वक्त कब आएगा। फिर जॉय बॉय कहता है कि मैं अपनी सबसे पावरफुल हाकी को कंप्रेस करके तुम्हारे अंदर सील करने वाला हूँ क्योंकि किसी दिन मैं मर जाऊंगा बट तुम मुझसे कहीं ज्यादा जीने वाले हो, और फिर एक ऐसा भी दिन आएगा जब मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए वहां मौजूद नहीं रहूंगा। तो इमित कहता है मैं ऐसा नहीं चाहता। तो जॉय बॉय कहता है जब तुम्हारी या तुम जिन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हो ना उनकी जान खतरे में हो तब इसे यूज करना, वही राइट टाइम होगा, और जब वो टाइम आएगा ना तो ये गांठ खोल देना। जिस पर इमित पूछता है जब ऐसा टाइम आएगा तो क्या तुम मुझे बचाने आओगे। तो जॉय बॉय कहता है हाँ सही कहा, जैसे मैं हमेशा तुम्हें बचाने आता हूँ ना वैसे ही तब भी मैं पास से आकर तुम्हें बचाऊंगा। जिसे सुनकर इमित की आंखों में जो लाइट्स होती है ना वो अपना शेप चेंज कर लेती है क्योंकि जॉय बॉय ने जो कहा ना उसे सुनकर इमित बहुत ही खुश होता है। फिर इमित जॉय बॉय को थैंक यू कहता है और कहता है इससे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ ही रहोगे। तो जॉय बॉय कहता है ऑफ कोर्स, पर मैं बहुत ही आगे की मतलब फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। फिर हम प्रेजेंट का सीन देख सकते हैं जहाँ इमित की आंखों की लाइट